बेटा चैप्टर्स का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं तुम्हारे पास। सबसे पहले है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में क्या होता है, सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या होता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ऑल्दो इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने कोई दो चीज़ें ली हैं, उन दोनों को रिएक्ट कर रहा हूँ और अगर वो कुछ बन जा रहा है तो इनको बोला जाता है रिएक्टेंट। ठीक है, ये रिएक्टेंट होता है और जिस तरफ जो कुछ बन गया है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो अगर मान लो मैं ए का 3 ग्राम ले रहा हूँ और बी का 7 ग्राम ले रहा हूँ और मान लो मेरा सी जो है वो 5 ग्राम बन गया, तो डी भी कितना बनेगा, 5 ग्राम। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 + 7 10 ग्राम होता है। तो 5 में कुछ वो नंबर डालूंगा ताकि उन दोनों को भी ऐड करके मुझे कितना मिलना चाहिए, 10 ग्राम ही मिलना चाहिए। तो फिर मतलब रिएक्टेंट जितना है प्रोडक्ट भी उतना ही रहा। तो जितना मास था रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का भी मास उतना ही रहता है। तो वैसे लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद बेटा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइंड होती हैं फिक्स रेशियो में, तो और कुछ चीज़ बनता है वो भी फिक्स रेशियो में, तो उसको बोला जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यानी whenever two or more than two compound combined in a fixed ratio, so it is called as law of constant। constant मतलब fixed proportion। और वहीं पे law of multiple proportion जैसे मिक्सचर होता है, when two or more substance combined in any ratio, किसी भी रेशियो में किसी भी चीज को मिला दो तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, आउट ऑफ कोर्स है, तुम्हें आता नहीं है, हायर क्लासेस में पढ़ोगे। लॉ ऑफ मल्टीपल भी हायर क्लासेस में, और गे लुसेक लॉ ये भी हायर क्लासेस यानी क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, अभी तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ ये दो लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, उसके बाद थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ जो मास है ये लॉ किसने दिया था, डाल्टन्स ने दिया था, और इसी ने प्रूव किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का भी। तो अगर कोई पूछ दे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था, तो डाल्टन्स ने दिया था अपने एटॉमिक थ्योरी में। एटम का बारे में जो पढ़ेंगे हम, उसका एटॉमिक मास के बारे में और एग्जिस्टेंस ऑफ एटम की, मतलब एटम जो है नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, उसका नेचुरल स्टेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको एटम और मॉलिक्यूल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ में आए तो बताना, और अगर नहीं आए तो भी बताना। अगर मैं बोलता हूँ H2O, ये पूरा का पूरा क्या है, एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। ओके, लेकिन अगर मैं एटम्स की बात करूं कि इस मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं, तो 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन, यानी टोटल एटम कितने हैं, 3 एटम्स है। और इसी को तो बोला जाता है क्या, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी को एटॉमिसिटी भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। और एटम में क्या है, अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को और तोड़ोगे तो उसमें से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन ही निकलेगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल है वाटर, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो वाटर में से क्या क्या निकल सकता है, 2 हाइड्रोजन भी निकल सकते हैं या फिर 1 ऑक्सीजन भी निकल सकता है। तो मॉलिक्यूल का हम डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन एटम्स का और डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि गलत लिखा है, बाद में पढ़ेंगे। उसमें भी कुछ गलतियां थी जिसने भी ये लॉ दिया, क्योंकि अब हमें पता है कि हाइड्रोजन को और टुकड़े किए जा सकते हैं। उसको क्या बोला जाता है, आइसोटोप। जैसे आइसोटोप, और ये भी मैं यही क्लियर कर देता हूँ, आगे आएगा। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स बेटा ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। आइसोटोप और आइसोबार, एक और चीज़ होता है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो भी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, आइसोटोन। तो आइसोटोन तुमको नहीं जानना है, आइसोटोप पढ़ना है। ये क्या है, एक ही एटम का, एक ही एलिमेंट का पार्ट होता है। जैसे H11, H21, H31, तो
तो नीचे वाला जो होता है ये एटॉमिक नंबर दे देते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है, लेकिन ऊपर जो होता है वो मास नंबर होता है, तो मास अलग अलग कर दिया मैंने। तो ये जो है पहला वाला, इसका नाम क्या है? प्रोटियम। H11 को क्या बोलते हैं? प्रोटियम कहा जाता है। ओके, प्रोटियम। जिसमें एटॉमिक मास 2 हो उसको क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम। ठीक, क्या बोलते हैं? ड्यूट्रियम। और तीसरे वाले को क्या बोलते हैं? जिसमें एटॉमिक मास 3 हो, इसको क्या बोलते हैं? ट्रीटियम। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, ट्रीटियम होता है बेटा। ओके, ये क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। जब और बड़े हो जाओगे तो फिर बोलेंगे कि हमने पहले गलत बताया था। इस प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम को भी और तोड़ा जा सकता है। वो फिर वो किस में चेंज हो जाता है? पाई मेसॉन्स, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, उसमें वो 12th क्लास में पढ़ोगे। लेकिन अभी सिर्फ क्या याद रखना है कि एटम वो छोटा सा एलिमेंट का पार्ट है जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद बड़ा आइसोबार। आइसोबार क्या है? दीज आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट के एग्जाम्पल होते हैं ये, जिसमें उल्टा होता है। इसमें एटॉमिक नंबर जो है, क्योंकि अलग एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन मास नंबर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अपने बुक में देखो एग्जाम्पल कौन कौन सा है आइसोबार में। यानी एक तुम्हारा दे दिया होगा कैल्शियम, और एक कौन सा दे दिया होगा? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 20 होता है। लेकिन दोनों का ही एटॉमिक मास जो होता है वो 40 और 40 ही होता है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या किया मैंने? दीज आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच इज हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। मास नंबर देखो दोनों एकदम सेम सेम आ गया। ठीक है, तो मास नंबर सेम होता है इसमें। ठीक, तो इसको बोला जाता है आइसोबार, ये याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होमो एटॉमिक भी हो सकते हैं, हीट्रो एटॉमिक भी हो सकते हैं। ये होमो एटॉमिक और हीट्रो एटॉमिक क्या होता है? होमो मतलब सेम से, हीट्रो मतलब अलग अलग। जैसे अगर मैं एक मॉलिक्यूल तुमको बोलता हूँ, मान लो यहाँ मैंने दे दिया तुमको O2। O2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। इसमें 2 एटम ऑक्सीजन के चिपके हैं, लेकिन दोनों ही ऑक्सीजन किसके हैं? O और O सेम एटम है, इसलिए इसको बोलेंगे होमो एटॉमिक है। लेकिन अगर मैं तुमको यहाँ दे देता CO2, तो यहाँ पे क्या है? सेम टाइप का नहीं है। कैसा है? एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, अलग अलग टाइप का एटम है दोनों, तो इसलिए इसको कैसा मॉलिक्यूल बोला जाएगा? हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है? अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं। और होमो एटॉमिक में कैसे होते हैं? मॉलिक्यूल में सेम टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आयंस के बारे में बात करते हैं। आयंस जो होता है बेटा, कोई भी एटम उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या कहलाता है? आयंस। आयंस 2 तरह के हो सकते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड तुमको नहीं पढ़ना है। आयंस एक होता है कैटायन, एक होता है कैटायन, और एक क्या होता है? एनायन। ठीक है, तो कैटायन कौन सा होगा बेटा? कैटायन जैसे कि Ca के ऊपर क्या होता था? Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव, और एल्युमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव, और एनायन जैसे क्लोरीन के ऊपर -1, तो माइनस वाला चार्ज होगा तो एनायन, और अगर पॉजिटिव वाला चार्ज होगा तो कैटायन। और क्या होता था? फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2। नोट्स किया हुआ है ना बेटा ये सब? तो ये कैटायन और एनायन की डेफिनेशन है। ठीक है, कि द एटम हैविंग चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एज आयन, एंड इफ द एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज तो उसको क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे। अगर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको एनायन बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ये अभी अभी बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका डेफिनेशन क्या है? कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ऑल्दो इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, जैसे A+B AB बन रहा है, इतना लॉन्ग नहीं जाना है, बस इसका नॉर्मल डेफिनेशन याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? प्योर केमिकल कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट कंबाइंड होते हैं सेम प्रोपोर्शन में। इसका मतलब क्या है? ध्यान से समझना। यहाँ देखो, फॉर एग्जांपल इसको समझाने के लिए मैं एक मॉलिक्यूल वाटर का ले लेता हूँ। ये मॉलिक्यूल है बेटा वाटर। इसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ें दिख रही है? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यही दिख रहा है ना?
अब मैं पूछूं हाइड्रोजन कितना ग्राम है, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखाया है, तो ये हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है और है कितना 2, तो 1 ग्राम इंटू 2 ग्राम। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8 को डबल करोगे तो 16, 2 का टेबल से दोनों को काटो, कितना रेशियो आ जाएगा बेटा 1:8 आ जाएगा। अगर मान लो मेरा दिल कर रहा है अब कि मैं 1 मॉलिक्यूल नहीं लूँ वाटर का, मेरा दिल कर रहा है मैं 2 मॉलिक्यूल ले लूँ वाटर का, ओके, अगर 2 मॉलिक्यूल वाटर का ले लूँगा बेटा, तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो चेक करो कितना आ रहा है। हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू 2 और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर था, डबल किया तो 16 इंटू 2 32, और फिर से काटो टेबल से तो अगेन रेशियो कितना आ जाएगा दोनों का 1:8, यही तो आ रहा था पहले भी। तो इसका मतलब हम कितने भी मॉलिक्यूल ले ले उस चीज़ का, उसमें उस एटम का कंसंट्रेशन या रेशियो सेम रहता है, ठीक है, सेम रहता है, ओके। अब उसके बाद आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया बेटा 1:8 वाला, ठीक है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट, ठीक है, वही लॉ है वो। उसके बाद है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट, 6 पोस्टुलेट हैं, ये तुम्हारे बुक्स में भी दिया हुआ है, ये याद होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली, डाल्टन्स के अकॉर्डिंगली उसने बोला दुनिया में जितने भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं एटम्स। उसके बाद एटम जो है उसको हम और टुकड़े नहीं कर सकते, यानी इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय नहीं क्रिएटेड। थर्ड पॉइंट क्या बोला कि एटम्स एलिमेंट का इनका मास सेम होगा, चाहे तुम सिल्वर यहाँ से उठा लो इंडिया से, चाहे जाके लंदन से उठा लो, तो जितना उसका मास है उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं और के सिल्वर का एटॉमिक मास अलग होगा और कहीं और का सिल्वर का मास अलग होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, अलग अलग जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके एटॉमिक मासेज भी अलग अलग होते ही हैं। हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, क्लोरीन का 35.5 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, नाइट्रोजन का 14 ग्राम होता है। तो अलग एलिमेंट है तो उनका एटॉमिक मास भी अलग अलग होगा। और उसके बाद अभी जो बता के हटा हूँ मैं कि एटम जो कंबाइन होगा वो एक स्मॉल फिक्स रेशियो में होगा होल नंबर के कंपाउंड बनाने के लिए, जो कि कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, कि कोई एक मॉलिक्यूल है तो उसमें नंबर ऑफ एटम जो कंबाइन करेंगे वो एक फिक्स रेशियो में करेंगे, ओके। अब आ जाओ एटम्स के बारे में। एटम क्या है बेटा, बहुत ही छोटे पार्टिकल है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते या उसको तोड़ नहीं सकते, ओके। और ये एटम्स जो है बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इसको हम बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देख सकते हैं। एटॉमिक रेडियस सबसे स्मॉलेस्ट एटम जो हाइड्रोजन का है वो है 0.37 × 10⁻⁻10 मीटर। ये तुम्हें याद नहीं करना है, कोई तुमसे नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद ये सिंबल याद होने चाहिए कि कौन से एलिमेंट का क्या सिंबल होता है। तो इतना अगर इनमें से सब याद नहीं रहे तो सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक याद रखना, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक जो लिखवाया है तुम्हें। और उसके बाद कुछ अलग से है उसके सिंबल, आयोडीन का I होता है, आयरन का Fe होता है, लेड का Pb होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ऑक्सीजन का O होता है, पोटेशियम का K होता है, सिलिकॉन का Si होता है, सिल्वर का Ag होता है, सल्फर का S होता है और जिंक का Zn होता है, ठीक है। तो 30 एटॉमिक नंबर होता है जिंक का। तो ये सिंबल याद होने चाहिए कम से कम, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। सिल्वर का क्या होता है, सिल्वर इसमें दिया नहीं है, दिया है, सिल्वर Ag है, गोल्ड नहीं दिया हुआ। गोल्ड का क्या होता है, वेरी गुड, गोल्ड का होता है बेटा Au सिंबल, दिया हुआ है, ओके ओके, यहाँ दिया हुआ है गोल्ड का Au होता है, ठीक है, बिल्कुल सही, गोल्ड का भी दे रखा है, वेरी गुड। तो गोल्ड और सिल्वर का तो पता होना ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि मार्केट में इनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। और इससे भी महंगा एक मेटल होता है बेटा, गोल्ड एंड सिल्वर से भी महंगा मार्केट में कौन सा एलिमेंट होता है, प्लैटिनम। प्लैटिनम का सिंबल क्या होता है, Pt, ओके। उसके बाद है एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन। अगर मैथ्स याद है तो डेफिनेशन भी याद रहेगा कि 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं 1 AMU। ये किसके बराबर होता है, 1/12 होता है बेटा इनटू मास ऑफ कार्बन। और मास ऑफ कार्बन क्या होता है, सबको पता है ना, कार्बन का एटॉमिक मास 12,
तो 1/12 को इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 AMU इसी का तो डेफिनेशन है। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा? अब इसी को इंग्लिश में बोलेंगे कि व्हाट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम, इसी को बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद इसको याद रखना है, इसका डेफिनेशन अक्सर पूछ लिया जाता है। किसी भी चीज का एटॉमिक मास या तो आप ग्राम में कैलकुलेट करोगे, मोल कंसेप्ट में काम आएगा, या यूनिट में, या एटॉमिक मास यूनिट में, तीनों एक ही चीज है। ओके, ये एटॉमिक मास है जो तुमको दिया था, जिनके एटॉमिक मास याद रहने चाहिए, जो कैलकुलेशन में तुम्हारी हेल्प करता है तुमको। हाइड्रोजन का एक्सेप्शनल केस है, इसका डबल नहीं होता, 1 का 1 ही रहता है। कार्बन का डबल हो जाता है, 6 एटॉमिक नंबर था तो इसलिए 12 हो गया। नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर होता है इसलिए डबल हो गया। ऑक्सीजन का 8 होता है तो 8 को डबल करोगे तो 16 हो जाएगा। सोडियम का 11 होता है, 11 को डबल करेंगे तो 22 होता है, लेकिन 22 नहीं है, एक ज्यादा है उससे, 23 हो गया। मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर होता है, डबल करते हैं तो 24 हो गया। सल्फर का 16 एटॉमिक नंबर होता है, डबल किया तो 32 हो गया। क्लोरीन का 17 होता है तो डबल किया तब भी नहीं मिलेगा, एक बढ़ा लोगे तब भी नहीं मिलेगा। तो एक इसका भी एक्सेप्शनल केस होता है, कितना होता है? 35.5। इसको लिखते रहो तो याद हो जाएगा। कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर होता है तो 20 को डबल करोगे तो 40 यूनिट। ठीक है। नोबल गैस एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये एलिमेंट्स को नोबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल रहता है, तो ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल पाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस है, वो जीनॉन कुछ चीजों के साथ मिलके कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन के साथ मिलके, वो तुम क्लास 12 में पढ़ोगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होता है, तो इसलिए ये ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो इनके और क्या नाम है? इनर्ट, और क्या है? नोबल, यह सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है। और एटम्स जितने भी हैं बेटा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं तुमको बोलता हूँ एक मॉलिक्यूल, जैसे NaCl ले लिया मैंने, ये एक मॉलिक्यूल है सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1, और सोडियम के ऊपर कितना होता है? +1, और प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। तभी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर दोनों ही प्लस प्लस चार्ज होता तो दोनों कंबाइन नहीं होते, वो तो रेपल करके दूर चले जाते। या अगर दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज होता तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि वो भी रेपल होके दूर चले जाते। ठीक है। अब वाटर जो, अब इसमें मॉलिक्यूल और एटम के बारे में पता लग गया। होमो एटॉमिक मतलब क्या था? जो कि सेम एटम के बने होते हैं। ठीक है। जैसे O2 हो गया, N2 हो गया, N और N का बना हुआ है ना। ऑक्सीजन O3 यानी ओजोन, ओजोन लेयर होता है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है। ये भी O3 मतलब 3 ऑक्सीजन के हैं इसमें एटम। S8 मतलब सल्फर, इसमें सल्फर 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 ही है। P4 मतलब फॉस्फोरस। ये सब होमो एटॉमिक है। और हेटेरो एटॉमिक मतलब अलग अलग चीजों को जब मिलके बनता है कोई मॉलिक्यूल तो उसको बोला जाता है हेटेरो मॉलिक्यूल। उसके बाद एटॉमिसिटी क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ एटम कंबाइंड इन अ मॉलिक्यूल, उसको क्या बोला जाता है? एटॉमिसिटी। अगर सिंगल है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक। अगर दो है, O2 है, अगर 2 ऑक्सीजन चिपके हैं तो उसको क्या बोल देंगे? डायटोमिक। अगर 4 चिपके हैं उसको क्या बोल देंगे? टेट्राएटॉमिक। अगर 3 है, इसमें नाइट्रोजन नहीं दिया हुआ है, N3 होता है, N2 होता है, सॉरी, नाइट्रोजन भी N2 होगा तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? डायटोमिक। और जिसमें 3 चिपके रहेंगे उसको क्या बोल दिया जाएगा? ट्राइएटॉमिक। और जिसमें 8 है, मतलब बहुत सारे हो गए, तो उसको क्या बोल देते हैं? पॉली एटॉमिक। पीछे एनसीईआरटी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, पन्ना पलटते ही टॉप में, तो इसको जरूर कर लेना है। अक्सर इन्हें टेस्ट में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज पॉली एटॉमिक आयंस एंड गिव फ्यू एग्जांपल्स। ओके। केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये तुम लोग को सिखा दिया है मैंने ऑलरेडी। ठीक है। फिर भी क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम्हारे हेल्प के लिए कहीं कुछ भूल जाओ फिर भी मैं याद दिला देता हूँ ताकि याद आ जाए। मान लो मुझे कैल्शियम कार्बोनेट बनाना था,
तो कैल्शियम का Ca ले लिया, कार्बोनेट का ग्रुप याद रहना चाहिए CO3, इसका वैलेंसी कितना था CO3 का -2, कैल्शियम का +2, और जब नीचे दोनों सेम सेम आ जाता है तो कुछ नहीं करते, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, मतलब चिपका देते हैं, CaCO3। ओके, लेकिन अगर मान लो मैं बोलता कैल्शियम क्लोराइड का बनाओ, तो कैल्शियम मतलब Ca, क्लोराइड मतलब Cl, क्लोरीन का कितना वैलेंसी होता है -1, कैल्शियम का कितना होता है +2, इस तरह से उसके नीचे नीचे उसकी वैलेंसी लिख देते हैं। तो तीर जो मारना है वो हमेशा इस साइड से नीचे क्रॉस में मारना है, तो कैल्शियम इंटू 1, माइनस का कोई कुछ नहीं करना है, एक ही है तो Ca लिख देंगे, और क्लोरीन कितना है 2 है, तो इसीलिए Cl और इसके बेस में 2 लिख दिया जाता है, तो ये कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाता है। वेरी सिंपल। तो इस तरह से फॉर्मूले बनाने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद बेटा आयंस, ये आयंस तुमको नाम याद होने चाहिए और इन पे चार्ज, ये भी ऑलरेडी तुम्हें लिस्ट बना के दिया हुआ है मैंने, तो ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव, सोडियम पे प्लस, क्लोरीन पे -1, एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव, अमोनियम पे प्लस, अमोनियम NH4 को कहा जाता है, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 को कहा जाता है, हाइड्रोक्साइड OH को, OH के ऊपर -1, सल्फेट के ऊपर -2, कार्बोनेट के ऊपर -2 होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, तो बार बार याद करोगे, पढ़ोगे, कॉपी खोलोगे तो याद हो जाएगा ये चीज, ठीक है। लिख के प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद मोल कंसेप्ट है जो कल हम करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे मोल कंसेप्ट का सारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो कि आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। अब उसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो इसी चैप्टर का भाई है, सेम यही है, कुछ भी अलग नहीं है, तो जस्ट वेट करो ताकि तब तक जो है। हाँ बड़ा, चैप्टर 4 है। सबसे पहले याद रखो एटम में क्या क्या चीजें होती हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता तो हम जीरो चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सब किसने पता लगाया? प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, प्रोटॉन का डिस्कवर किया था गोल्डस्टेन ने। इलेक्ट्रॉन का किसने किया था? जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन का किसने किया था? चैडविक ने। तो ये जीके का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। अगर कौन बनेगा करोड़पति में जाओगे तो याद रहना चाहिए, अदरवाइज एमसीक्यूज में आ सकता है, तो याद रख लेना। मतलब लर्न करने वाला है, इसमें कुछ भी सीखना नहीं है, याद करना है कि ये चीजों का डिस्कवर किसने किया, राइट। अब उसके बाद एटम के अलग अलग मॉडल्स दिए गए, अलग अलग लोगों ने अलग अलग मॉडल्स दिए। तो सबसे पहले थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड ने कौन सा दिया और बोर ने कौन सा दिया, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और अगर किसी ने कुछ दिया तो उसमें क्या गलतियां रह गई उनसे या क्या डिसएडवांटेज था, तो उससे पता लगेगा। तो सबसे पहले बेटा थॉमसन मॉडल के बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है, ये थॉमसन ने जो एटम का मॉडल दिया, तो थॉमसन ने क्या बोला कि एटम जो होता है इट्स जस्ट लाइक ए तरबूज, और इसके अंदर बीज होते हैं। या अगर पडिंग खाया है किसी ने तो अंदर काजू बादाम या कुछ कुछ होता है। तो उसने बोला ये तरबूज का जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, ये सब क्या है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और अंदर जो बीज है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और बाहर जितना पॉजिटिव चार्ज है अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो एक तरह से क्या हो गया, एटम जो है मेरा वो न्यूट्रल हो गया। मतलब उसने बोला बाहर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है अंदर उतना ही इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो फिर इस तरह से एटम न्यूट्रल हो गया, जो कि आज के डेट में हमें पता है एटम न्यूट्रल नहीं होता है। तो इसलिए उसका ये थ्योरी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, एक एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, जो कि इस चैप्टर में था, क्योंकि दोनों ही चैप्टर एक जैसे हैं, राइट। उसके बाद डिस्कवरी नहीं आएगा कि ऐसे कैसे डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। और ये है थॉमसन मॉडल एटम कि बाहर जो है वो पॉजिटिव स्फीयर है, अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन है। और बाहर जितने पॉजिटिव चार्ज है अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। किसने बोला? जे थॉमसन ने। उसी ने बोला जिसने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था।
इसलिए इसके मॉडल को और क्या बोला जाता है, वाटर मेलॉन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल को। ठीक है, याद रखना है इसको। लेकिन ये जो है ये नहीं बता पाया, क्योंकि आज के डेट में हमें पता है कि एटम न्यूट्रल नहीं होता, लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि एटम न्यूट्रल क्यों नहीं होता, क्योंकि वो तो खुद ही बोल रहा था कि एटम जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपने एक्सपेरिमेंट में, तो इसीलिए इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब नहीं मानते हम थॉमसन मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड आ गया, बहुत ही इंटेलिजेंट था बड़ा, इसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया इसने बड़ा सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले इसने गोल्ड के फॉयल ले लिए। ठीक है, तो ये जो गोल्ड का फॉयल था, तो गोल्ड के फॉयल में बॉम्बार्डिंग कराई, जो गोल्ड का फॉयल था इसमें बॉम्बार्डिंग कराई। अब जब बॉम्बार्डिंग कराई तो किस चीज की बॉम्बार्डिंग कराई, अल्फा पार्टिकल्स की। तो अल्फा पार्टिकल्स जो आई, तो इसमें तीन उसने ऑब्जर्वेशन देखे। तीन ऑब्जर्वेशन कौन से देखे, जो ये अल्फा पार्टिकल्स आया, तो अल्फा पार्टिकल्स में से बेटा इसने इसकी बॉम्बार्डिंग कराई। किसकी बॉम्बार्डिंग, अल्फा पार्टिकल्स। क्या होता है इसके बारे में अभी डीप नहीं पढ़ना है, जितना हीलियम का जितना एटॉमिक मास होता है उतना ही अल्फा पार्टिकल का भी होता है। ठीक है, तो एक पार्टिकल जिसका नाम नहीं पता था उसका नामकरण क्या दे दिया गया, अल्फा पार्टिकल्स दे दिया गया। राइट, वेरी गुड। उसके बाद बेटा ये अल्फा पार्टिकल्स की जब बॉम्बार्डिंग कराई गई, तो उसके बाद कुछ जो था पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्टेड हुआ थ्रू स्मॉल एंगल। 2000 में से एक जो रेस थी जो वापस आई और उसी में वापस आ गई 180 डिग्री बना के, और कुछ जो थी इस एटम के अंदर से पूरी पार चली गई। ये तीन ऑब्जर्वेशन उसने देखा जब अल्फा पार्टिकल को इस गोल्ड के फॉयल पे बॉम्बार्डिंग कराया। ये किसका था, सोना था बेटा, गोल्ड का फॉयल बनाया और इस पे बॉम्बार्डिंग कराई। किसकी बॉम्बार्डिंग कराई, अल्फा पार्टिकल्स की। तो कुछ जो था पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्टेड हुआ थ्रू स्मॉल एंगल, कुछ जो था उस बीच में से न्यूक्लियस में से आर पार हो गया, और बहुत ही कम रेज जो थी वो 180 डिग्री पे रीबाउंड करके वापस आई। तो उसके बेसिस में उसने बोल दिया कि भाई एटम के अंदर बीच में जहां से वो गुजर गया था वहां न्यूक्लियस होता है, कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ था इसका मतलब प्रोटॉन्स भी होता है, और कुछ उस साइड चले गया था तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो बुक में अच्छी तरह से 1, 2, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो यही चीज है। उसके बाद फिर है रदरफोर्ड जो मॉडल ऑफ एन एटम था, कुछ ड्रॉबैक भी था। उस पूछ लेते हैं ड्रॉबैक मतलब कमियां क्या थी इसकी। तो ड्रॉबैक ये था बेटा, इसने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है न्यूक्लियस के तो इसकी एनर्जी कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, और फाइनली ये न्यूक्लियस में फॉल कर जाता है। लेकिन आज के डेट में हमें ऐसा पता है कि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इसको किसने ठीक किया, बोर ने ठीक किया। उसके बाद बोर आ गया बेटा, वो बहुत इंटेलिजेंट था, उसने बोला कि भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं इस न्यूक्लियस के वो अपने एक फिक्स पाथ में चक्कर काटते हैं। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड एक फिक्स पाथ में चक्कर काटता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है। ठीक है, और वो एनर्जी उनका कम नहीं होता। ठीक है, और वो बीच में न्यूक्लियस में भी फॉल नहीं करते। तो ये तीनों पोस्टुलेट जो दिया किसने दिया, बोर ने दिया। ठीक है, एनर्जी हमेशा ही निकलती है इलेक्ट्रॉन में से या एब्जॉर्ब तभी होती है जब वो यहां से मान लो जंप करके इस वाले में जाएंगे, या यहां से जंप मार के यहां जाएंगे, या यहां से जंप मार के यहां आएंगे, या यहां से जंप मार के यहां आएंगे। ये इसके बाद ये पहला वाला के शेल होता है, फिर एल, फिर एम, फिर एन। के शेल में कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा। एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, फिर एम में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन। लिखवाया था ना KLMN। KLMN में क्या होता था, 2, 8, 8, 18। ठीक है, तो ये वही सब शेल है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा चक्कर काटते रहते हैं। ओके, ये हो गया तुम्हारा बोर मॉडल, रदरफोर्ड, आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार्स हो गया। अब है मास नंबर, इसको मोल कंसेप्ट के साथ भी करा सकते हैं, या फिर देखो क्या है, जब ऐसे एटम दिया रहता है तो नीचे वाला जो है ये क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर, इसको Z से डिनोट करते हैं। ऊपर वाला एटॉमिक मास, इसको A से,
और इन दोनों को जब डिफरेंस निकालोगे यानी a माइनस जेड करके तो n निकल जाता है। n को क्या बोला जाता है? न्यूट्रॉन बोला जाता है बेटा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास में से माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर को। तो ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है, याद रखना है। इसके बेसिस पे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एटॉमिक नंबर उतना ही होता है जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो तीनों में से कोई भी चीज दिया हुआ है तो इसका मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो कोई भी पैरामीटर्स में से तीन जो है लाइन से एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन में से कोई दो चीज दे रखा होगा और एक चीज निकालना होगा। इससे रिलेटेड पीछे एक टेबल दिया हुआ है ना, जब जहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है उस टेबल को भरोगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी एनसीईआरटी क्वेश्चन में, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है? जितना एटॉमिक नंबर है तो K L M N, तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद 8, फिर 8 और उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें फिर इलेक्ट्रॉन आप फिल कर दोगे, राइट। खत्म हो गया बेटा चैप्टर, इसमें और कुछ भी नहीं है। ओके, होप सो समझ में आ गया होगा। असाइनमेंट आपकी अपलोड कर दी जाएगी ताकि आप उसको कर सको, अच्छी तरह से कर लेना। अच्छा, एक और राज की बात बता दूं, अगर मान लो मैं बोलता हूं एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव है, इसमें बोलूंगा मैं तुमसे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ या नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। तो बिल्कुल, तो 13 है, लेकिन 13 है तो ऊपर 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो माइनस कर दो 3, तो 13 में से 3 गया तो 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। प्रोटॉन भी पूछ रहे हैं तो 10 प्रोटॉन आएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। और अगर मैं बोलता हूँ कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 है और इसकी मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो माइनस मतलब 2 आ रहे हैं, ले रहा है ये तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता 8 होता है, और -2 मतलब +2 कर देंगे उल्टा, तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है। एल्युमिनियम इसलिए एग्जांपल उठाया मैंने क्योंकि पेपर में घुमा फिरा के एल्युमिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 9th क्लास में। बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, हर स्कूल में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छी तरह से कर लेना है। ओके, आज के लिए इतना ही बेटा। हैव अ गुड डे।